वेस्टर्न सिविलाइजेशन में होमर की क्या इम्पोर्टेंस है? होमर की दो एपिक पोएम्स इलियाड और ओडिसी की क्या कल्चरल सिग्निफिकेंस है? माइकल एच हार्ट ने 1978 में जब अपनी किताब 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स इन हिस्ट्री लिखी तो उसने 100 लोगों की लिस्ट में होमर को क्यों शामिल किया? क्या वजह है कि मार्टिन सिमर स्मिथ ने 1998 में अपनी बुक 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स एवर रिटन लिखी तो उसमें होमर की इन दोनों एपिक पोएम्स को क्यों शामिल किया गया? क्या वजह है कि प्लेटो के हर डायलॉग में होमर का जिक्र है? क्या वजह है कि हर बड़े ग्रीक राइटर, हर बड़े रोमन राइटर और उसके बाद के आने वाले सारे राइटर्स ने होमर की पोएम्स को डिस्कस किया है, चाहे वो ओविड हो, वर्जल हो, दांते हो, मिल्टन हो, शेक्सपियर हो, सिगमंड फ्राइड हो या जेम्स जॉयस हो? ट्रोजन वॉर को क्यों ईस्ट और वेस्ट के दरमियान पहली जंग समझा जाता है? ट्रोजन वॉर को क्यों आर्यंस और सेमाइट्स के दरमियान झगड़े का स्टार्टिंग पॉइंट समझा जाता है? इस वीडियो में हम आपको इलियाड और ओडिसी की कहानी तो नहीं पढ़ के सुनाएंगे कि हेलन बहुत हसीन थी और ट्रोजन्स उसको उठा कर ले आए थे। खैर, ये होमर ने नहीं लिखा कि उठा कर लाए थे, कि वो अपनी मर्ज़ी से आई थी, लेकिन उसको वापस लेने के लिए सारे ग्रीक बादशाह अपनी फ़ौजें लेकर एगमेम्नन की लीडरशिप में ट्रॉय आए थे और 9 साल से उन लोगों ने ट्रॉय को मुहासरा किया हुआ था। ये तो कहानी आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं और ये इसकी बहुत सारी ट्रांसलेशंस मौजूद हैं, आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं। हम इस वीडियो में इस कहानी की, इस पोएम की और इस राइटर की हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस को डिस्कस करेंगे। देखिए, वेस्टर्न सिविलाइजेशन ग्रीस से शुरू होती है क्योंकि ग्रीक्स बाकी नेशंस को बारबेरियन समझते थे, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो ग्रीस से शुरू होती है, ग्रीक सिविलाइजेशन होमर से शुरू होती है। होमर ने अपनी पोएम्स के ज़रिए ग्रीक्स पर इतना असर डाला कि ग्रीस के लोगों ने अपना लाइफस्टाइल होमर के तरीक़ों पर रखना शुरू कर दिया। सब लोग होमर को सुनते थे, होमर को पढ़ते थे, बच्चों को होमर याद कराया जाता था, सब लोगों को होमर की लाइंस याद थीं, सब एक दूसरे से डील करते वक्त होमर की लाइंस बोला करते थे, अपने झगड़े होमर की लाइंस इस्तेमाल करके सॉल्व किया करते थे, बल्कि डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट्स भी होमर की पोइट्री के ज़रिए सॉल्व किए जाते थे। यानी होमर ग्रीक्स के पहले टीचर का नाम है। होमर के बताए हुए तरीके उनके पहले वैल्यू सिस्टम का नाम है। होमर ने जिसको कह दिया हीरो है वो हीरो है, होमर ने जिसको कह दिया विलन है वो विलन है। यानी होमर ने बताया कि अच्छे इंसान की डेफिनेशन क्या होती है, यानी होमर ने बताया कि अच्छा इंसान ज़िंदगी कैसे गुजारता है। सब लोग होमर के हीरोज़ जैसा बनना चाहते थे। अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो होमर के बहुत बाद आया, वो अपने आप को अकीलीज समझता था। वो जब जंग लड़ने के लिए ईस्ट की तरफ जा रहा था तो वो ये समझ रहा था कि वो ट्रॉय की जंग लड़ने जा रहा है। अलेक्जेंडर अपने साथ हमेशा इलियाड की एक कॉपी रखता था और वो उसके मुख्तलिफ हिस्सों को पढ़ता रहता था और उनको कॉपी करने की कोशिश करता था। जब ग्रीक लेटर्स डिफ़ाइन हुए तो जो पहली चीज़ें लिखी गई उनमें होमर की ये 2 नज़में भी शामिल हैं। एक और वजह यह भी है कि ग्रीक माइथोलॉजी की कोई रिलीजियस बुक नहीं है, उनके पास कोई बाइबल नहीं है, कोई गीता नहीं है, कोई कुरान नहीं है, तो ये 2 बुक्स एक तरह से उनकी रिलीजियस बुक्स भी समझी जाती थीं। होमर ने अपनी पोएम्स में जो वैल्यू सिस्टम दिया जिसको ग्रीक्स ने बहुत अप्रिशिएट किया और एडॉप्ट किया, वो वैल्यू सिस्टम अच्छा था या बुरा था उसको तो हम जज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे दरमियान 2500 साल का फासला है। और होमर के वैल्यू सिस्टम को तकरीबन हर बड़े फ़िलासफ़र ने प्लेटो से लेकर फ्रीडरिक नीचा तक उसको डिस्कस किया है। तो उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स तो हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन ये कि हम उसके पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हैं कि वो वैल्यू सिस्टम किन वर्च्यूज़ पर बेस्ड करता है। होमेरिक वैल्यूज़ में गैरत और बहादुरी सबसे बड़ा वर्च्यू थे और बुज़दिल होना और कमज़ोर होना सबसे बुरी बात समझी जाती थी। फ़िज़िकल ताकत, करेज, अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन, अपनी फ्रेंड्स की प्रोटेक्शन, अपनी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन, अपनी इज़्ज़त और ऑनर की प्रोटेक्शन, जंग में आप कितनी तेज़ी से लड़ सकते हैं, अपने दुश्मन को कितनी तेज़ी से गिरा सकते हैं, ये सारे वो एट्रीब्यूट्स थे जो आपको हीरो बनाते थे।
यानी अच्छा आदमी वो नहीं था जो सच बोलता था, जो जस्टिस पे चलता था, बल्कि अच्छा आदमी वो था जो ताकतवर था, जो अपना दिफा कर सकता था। बुरा आदमी वो नहीं था जो कत्ल करता था, जो झूठ बोलता था, जो धोखा देता था, बल्कि बुरा आदमी वो था जो डरपोक था, जो जंग छोड़ के भाग जाता था, जो अपने दोस्तों के काम नहीं आता था। यही वजह है कि ग्रीस के उस दौर को होमेरिक एज भी कहा जाता है। अगर आप इलियाड का पहला चैप्टर पढ़ें तो आप देखेंगे कि अकीलीस एक छोटी सी बात पर अगेमेम्नन से नाराज़ हो जाता है और जंग लड़ने से मना कर देता है। जब ट्रोजन्स को पता चलता है कि अकीलीस जंग नहीं लड़ रहा, जो कि उनका सबसे बड़ा जर्नैल है और जिसकी फ़ौज सबसे मजबूत फ़ौज है, तो ट्रोजन्स बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं और बहुत ज़ोर से हमला करते हैं ग्रीक्स पर, और ग्रीक्स के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन अकीलीस एक छोटी सी बात पर एगेमेम्नन से नाराज़ होकर जंग लड़ने से मना कर देता है, क्योंकि अकीलीस को ऐसा लगता है कि एगेमेम्नन ने उसकी बेइज्जती की है और उसको डिसरिस्पेक्ट किया है, तो चाहे कुछ भी हो जाए अब वो जंग में हिस्सा नहीं लेगा। आज के दौर में हम अगर अकीलीस के इस वैल्यू सिस्टम को जज करें तो हम कहेंगे कि एक आदमी जो इतनी दूर से कश्ती में अपनी फ़ौज लेकर आया है, 9 साल से एक शहर का मुहासरा किया हुआ है, और जब लड़ने का वक्त आया तो एक छोटी सी बात पर नाराज़ होकर बैठ गया। ये एक बहुत ही इम्प्रोफेशनल, बहुत ही एक बच्चे वाली हरकत है, लेकिन आज के दौर में हम इसको जज नहीं कर सकते। उस दौर में ग्रीक्स ने अकीलीस को अपना हीरो माना, उनको ये वैल्यूज़ बहुत पसंद आई कि हर इंसान की एक रिस्पेक्ट है, हर इंसान अपने रेपुटेशन को सेव करना चाहिए और हर हद तक जाना चाहिए। और ये वही अकीलीस है जब पोएम में आगे चलकर उसके दोस्त को, उसके छोटे भाई को ट्रोजन्स ने मारा, तो अकीलीस ने दोबारा से जंग लड़ने का फ़ैसला किया। अकीलीस ने आकर बहुत सारे ट्रोजन्स को मारा, हेक्टर से बदला लिया, हेक्टर को कत्ल किया और हेक्टर की लाश को चैरियट के पीछे बांधकर किले के चारों तरफ घुमाया। ग्रीक कल्चर में लाश की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की जाती थी, लेकिन अकीलीस ने अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए हेक्टर की लाश को चारों तरफ घसीटा। ये साबित करता है कि अकीलीस अपने दोस्तों के लिए हर हद तक जाने को तैयार था। ये पोएम शायद अपनी पोइट्री की वजह से इतनी मशहूर नहीं है, लेकिन इसके हीरोज़ लोगों को बहुत पसंद आए। प्लेटो, जो कि होमर के 400 साल के बाद आया, वो होमर से बहुत ज़्यादा डिसएग्री करता था। वो होमेरिक वैल्यूज़ को लाइक नहीं करता था। प्लेटो के तकरीबन हर डायलॉग में होमर का जिक्र है। प्लेटो होमर की रिस्पेक्ट तो करता था, क्योंकि होमर ने एक कोड ऑफ कंडक्ट दिया था, एक वैल्यू सिस्टम दिया था, लेकिन उसको पता था कि अब ग्रीस को नए तरीक़ों से चलना पड़ेगा, अपने वैल्यू सिस्टम को रीडिफ़ाइन करना पड़ेगा। होमर के हीरोज़ जंग लड़ रहे थे, और जंग एक स्पेशल सिचुएशन होती है। उसमें इंसान सर्वाइवल मोड में होता है, और सिविलाइजेशन सिर्फ वॉर मोड में काम नहीं कर सकती। होमर के हीरोज़ झूठ भी बोलते थे, धोखा भी देते थे, लोगों को लूटते भी थे, गुस्सा भी करते थे, खुदाओं को खुश करने के लिए इंसानों की कुर्बानी भी देते थे। लेकिन प्लेटो ने जिन वर्च्यूज़ को डिस्कस किया वो ये वर्च्यूज़ नहीं थे। प्लेटो इन वर्च्यूज़ से डिसएग्री करता था। प्लेटो ने अपने डायलॉग्स में होमर को बहुत क्रिटिसाइज़ किया और यहाँ तक कहा कि ग्रीक बच्चों को नहीं चाहिए कि वो होमर को पढ़ें। प्लेटो ने जो अपना मशहूर डायलॉग रिपब्लिक लिखा, उसमें उसने एक आइडियल स्टेट का नक्शा खींचा, और उसमें उसने बताया कि कौन से वर्च्यूज़ हैं जो इस स्टेट में हम लोगों को सिखाएंगे। प्लेटो का किंग अकीलीस या अगेमेम्नन की तरह फाइटर नहीं था, बल्कि प्लेटो का किंग जो एक आइडियल स्टेट का होना चाहिए वो एक फ़िलासफ़र था। प्लेटो समझता था कि नॉलेज सबसे बड़ा वर्च्यू है, हर चीज़ मॉडरेशन में करनी चाहिए। प्लेटो कहता था कि बेस्ट लाइफ इज़ अ कॉन्टेम्पलेटिव लाइफ। वो चाहता था कि उसके बाद ग्रीक में उसके बताए हुए वैल्यूज़ को फॉलो किया जाए। और प्लेटो एक बहुत बड़ा फ़िलासफ़र था। प्लेटो ने ग्रीक सिविलाइजेशन पे और फिर वेस्टर्न सिविलाइजेशन पे और फिर ओवरऑल वर्ल्ड सिविलाइजेशन पे बहुत गहरा असर छोड़ा। और फिर प्लेटोनिक वर्च्यूज़ ने होमेरिक वर्च्यूज़ को ओवरशैडो कर दिया। लोगों ने प्लेटोनिक फ़िलासफ़ी को फॉलो करना शुरू किया, जिसके मुख्तलिफ ऑफशूट्स थे, जैसे एपिक्यूरियनिज़म या स्केप्टिसिज़म, सिनिसिज़म या स्टोइसिज़म। और फिर बाद में प्लेटनिज़म में से नियो प्लेटनिज़म निकला, और नियो प्लेटनिज़म में से क्रिश्चियनिटी निकली।
जैसा कि फ्रेडरिक नीचा ने एक जगह लिखा था कि क्रिश्चियनिटी इज़ द प्लेटनिज़म फॉर द मासेस, क्योंकि हर आदमी फ़िलासफ़ी तो नहीं कर सकता, लेकिन मज़हब तकरीबन हर आदमी को कंसोल कर सकता है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता होमेरिक वर्चूज़ या होमेरिक पीरियड सबसाइड होता गया और प्लेटोनिस्टिक एज शुरू हुई। प्लेटो के यहाँ रीज़न ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जबकि होमर के यहाँ पैशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन दोनों की फ़िलासफ़ी में एक बड़ा डिफरेंस ये था कि होमर अगले जन्म का कायल नहीं था, जबकि प्लेटो समझता था कि इंसान अगर इस जन्म में अच्छा अमाल करेगा तो जब वो रीइंकारनेट होगा तो उसको अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। यानी कि प्लेटोनिक फ़िलासफ़ी में अच्छे और बुरे अमाल का रिज़ल्ट मिलता है। बहुत अरसे तक लोग यही समझते रहे कि ये ट्रोजन वॉर शायद एक मिथोलॉजिकल किस्सा है, इसकी रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन 1870 में एक जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट हेनरिक श्लीमान ने ट्रॉय को ढूंढ निकाला। उसने अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया था कि वो ट्रॉय शहर को ढूंढेगा। उसने 35 साल की उम्र तक बिज़नेस करके काफ़ी सारे पैसे जमा किए और फिर वो अपने पैसों से ट्रॉय शहर को ढूंढने निकल गया। वो ग्रीस गया, वहाँ जाकर उसने ग्रीक ज़बान सीखी, वहाँ जाकर उसने एक ग्रीक औरत से शादी करी। फिर उसके बाद वो टर्की गया, उसने टर्किश गवर्नमेंट से डिगिंग की इजाज़त ली। बहुत सारी जगहों पर उसने खुदाई शुरू करी अपने एम्प्लॉइज़ के साथ, और फिर 1-2 साल की मेहनत के बाद उसने ट्रॉय शहर को ढूंढ निकाला। शुरू में जब उसने म्यूज़ियम में अपने सैंपल भेजे तो लोगों ने उसकी बात से एग्री नहीं किया, बल्कि टर्किश गवर्नमेंट ने उस पर चोरी का इल्ज़ाम भी लगाया। लेकिन बाद में जब उसने बहुत सारे सैंपल्स भेजे और सारे म्यूज़ियम्स ने अपने आर्कियोलॉजिस्ट टर्की भेजे तो उन लोगों ने इस बात से एग्री किया कि वाकई ये जो सैंपल्स हैं ये ट्रॉय शहर के हैं और ट्रॉय सिविलाइजेशन के हैं। हेनरिक श्लीमान ने उसके बाद और भी काफ़ी चीज़ें डिस्कवर करी। उसने इतना बड़ा काम किया आर्कियोलॉजी के लिए जितना बहुत कम लोगों ने किया है। बहुत सारे लोग हेनरिक श्लीमान को एडमायर करते हैं, बहुत सारे लोग हेनरिक श्लीमान से एग्री नहीं करते, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट नहीं था, उसकी टीम प्रोफेशनल्स की नहीं थी। उन लोगों ने डिगिंग में शायद चीज़ों को नुकसान ज़्यादा पहुंचाया। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि उसने बहुत बड़ा काम किया। जैसे जॉन फ्रांसवा चैम्पोलियन जो एक फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 20 साल की मेहनत के बाद इजिप्शियन हायरोग्राफी को डिसाइफर किया था। और आज हम जितनी भी चीज़ें इजिप्शियन या मिस्री सकाफ़त के बारे में जानते हैं, जो हैराम मिस्र की दीवारों पे लिखी हुई हैं, वो हम जॉन फ्रांसवा की वजह से ही जानते हैं। तो ये मैं इसी तरह समझता हूँ कि श्लीमान ने भी बहुत बड़ा काम किया जो उसने ट्रॉय शहर को डिस्कवर किया। होमर कौन था ये तो किसी को नहीं पता। होमर था भी कि नहीं था ये भी किसी को नहीं पता। ये दोनों पोएम्स किसने लिखी ये भी किसी को नहीं पता। ये कब लिखी गई ये भी किसी को नहीं पता। कितने 100 साल तक ये दोनों पोएम्स सीना दर सीना चलती रहीं ये भी किसी को नहीं पता। जो लोग क्लासिकल ग्रीक ज़बान के स्कॉलर्स हैं वो समझते हैं कि इलियाड कम से कम 100 या उससे ज़्यादा लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, और ओडिसी के बारे में कहते हैं कि इसमें 3 या 4 राइटर्स ने कंट्रीब्यूशन किया है। लोग ये भी कहते हैं कि ये दोनों पोएम्स एक दूसरे से 100-150 साल के फासले पर लिखी गईं। हमें नहीं पता कि इन पोएम्स में होमर ने जो वाक़यात बयान किए हैं वो सच हैं या झूठ हैं। इन पोएम्स में कितना फ़िक्शन है, इन पोएम्स में कितना फैक्ट है। कोई ये भी नहीं जानता कि ये जंग असल में हुई भी थी कि नहीं हुई थी। ये भी लोग नहीं जानते कि ट्रोजन्स कौन थे, ग्रीक्स ने उनको क्यों मारा, वो किस नस्ल के थे, क्या वो इस जंग के बाद ख़त्म हुए या किसी और वजह से वो लोग ख़त्म हो गए। हम ये भी नहीं जानते कि इस जंग की असल वजह क्या थी। क्या वाकई हेलन इतनी हसीन थी कि उसकी वजह से 2 सिविलाइजेशंस लड़ पड़ी, या फिर जंग की वजह कोई और थी और हमेशा की तरह एक औरत पर इल्ज़ाम लगा दिया गया।